तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, हिंदी मीडियम का। तो मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा ही खास क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक नया तरह का अकाउंट भी बन रहा है, एक नया मेथड हम काम में लेने वाले हैं। हम डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं इसके अंदर और फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं इसके अंदर। तो देखते हैं क्या कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, करेंगे तभी पता चलेगा। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए। तो देखें ज़रा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आज़ाद लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2014 को 4,50,000 रुपये का एक फर्नीचर खरीदा। कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2014 को खरीदा। अच्छी बात है भैया, पहला फर्नीचर परचेस करा हमने। इसके बाद में बोल रहा है कि फर्नीचर खरीदा 1 मार्च 2015 को 3 लाख रुपए का एक और फर्नीचर खरीदा। यानी 31 मार्च 2015 को इसने 3 लाख रुपए का एक और फर्नीचर खरीद दिया। तो कुल मिला के अब तक 2 फर्नीचर खरीद चुका है ये। आगे क्या हो जाता है, 1 जुलाई 2016 को 1 जनवरी 2014 को खरीदा गया फर्नीचर 2,25,000 रुपए में बेच दिया। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से ये जो जनवरी है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 2014 के अंदर तो हमने अक्टूबर में फर्नीचर खरीदा था, जनवरी में कोई फर्नीचर नहीं खरीदा था। तो या तो आपके पास में अगर एडिशन होगा तो उसमें ये करेक्टेड होगा, और अगर आपके पास में करेक्टेड नहीं है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आप 1 जनवरी को हटाकर यहाँ पर आप क्या लिख दें, यहाँ पर आप लिख दें भैया 1 अक्टूबर 2014। तो 1 अक्टूबर 2014 को क्या करा हमने, 1 अक्टूबर 2014 को जो हमने फर्नीचर परचेस करा था उसे हमने 1 जुलाई 2016 को बेच दिया 2,25,000 रुपए में। ठीक है भैया, तो फर्नीचर 2 ही खरीदे और एक फर्नीचर जो सबसे पहला फर्नीचर था वो हमने 2016 में बेच भी दिया। आगे क्या बोल रहा है, ह्रास 15% लो। अब तक तो 10% कर रहे थे, ये पहली बार 15% आ गया कि दर से क्रमागत पद्धति से। देखो भैया, अब तक हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन करे उसमें एसएलएम मेथड था, सीधी रेखा पद्धति था। अब यहाँ पर WDV मेथड हो गया, यानी क्रमागत पद्धति से हमारे को क्या लगाना है भैया, डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करना है। ये एक अलग पद्धति है जिससे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आगे खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। देखो ये है ना, जो अपना एनसीईआरटी है ना, उसका यही है भैया, खेल कंफ्यूज बहुत कर लेता है वो। कई बार तो कहता है कि 31 दिसंबर को खाते बंद होते हैं, और कई बार कहता है भैया 31 मार्च को खाते बंद होते हैं। वैसे जहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जितने भी खाते होते हैं ना, वो ये सब 31 मार्च को ही बंद होते हैं। इनको बुक से ही 31 दिसंबर वाला तो हटा ही देना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका, 31 मार्च को ये खाते बंद कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या क्या बनवाना चाह रहा है हमारे से वो देख लो। वर्ष की समाप्ति 31 मार्च 2015, 16 और 17 को फर्नीचर खाता बनाने ही कह रहा है, यानी 3 साल के फर्नीचर खाता बनाना है। आगे बोल रहा है संचित ह्रास खाता। संचित ह्रास खाते का मतलब हो गया भैया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है। ये एक अपन ने जो पहले 5th के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ही होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम टू सेम, तो बनाने को बोल रहा है। यह मानते हुए कि फर्नीचर निपटान खाता, ओहो, फर्नीचर निपटान खाता होता है भैया डिस्पोजल अकाउंट। फर्नीचर निपटान खाता खोलिए, फर्नीचर खाता एवं संचित ह्रास खाता बनाइए। चले भैया, 3 अकाउंट बनाने, एक तो फर्नीचर खाता बनाना है, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और एक फर्नीचर का निपटान खाता बनाना है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, और करते करते ही आपको समझाते हैं कि ये सारे खातों में क्या क्या चीजें आएंगी, WDV मेथड क्या होता है, ये सब क्वेश्चन में करते हुए देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो 1 अक्टूबर 2014 को हम 4.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लेते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 2014, ये आ गया क्या 1 अक्टूबर, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भैया, टू बैंक। पहला फर्नीचर है भैया 4.5 लाख रुपए का, 4,50,000 रुपए। ठीक है, अब खाते तो हमारे 31 मार्च को बंद हो जाएंगे भैया। तो ये जो दूसरा फर्नीचर फिर खरीदा है यहाँ पर 31 मार्च, 1 मार्च 2015 को, क्या ये इसी साल हुआ क्या? देखो, जनवरी, फरवरी और मार्च खाते हमारे बंद हो रहे हैं 31 मार्च 2015 को, और ये हमने खरीद लिया 1 मार्च को ही। इसका मतलब ये इसी साल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 1 मार्च 2015, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे टू बैंक, और यहाँ पर आ जाएगा भैया सेकेंड, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 3 लाख रुपए का। अब क्या करना है भैया, अब आ जाएगा साल का आखिरी, जिसे हम बोलेंगे भैया 31 दिसंबर 2015, और इस दिन हमें क्या लगाना पड़ेगा, मूल्यह्रास लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर पहली
और दूसरी। अब आप बोलोगे अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन बाय डेप्रिसिएशन लिखते थे ना, पर यहाँ नहीं लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बोल दो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल दो, जब भी ये अकाउंट बनता है तो मशीनरी या फर्नीचर यानी संपत्ति पर जो भी मूल्यह्रास लगेगा वो मूल्यह्रास कहाँ पर लगेगा, एक अलग से हम अकाउंट बनाएंगे नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा। यानी 31 मार्च 2015 और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, पहली पर अलग और दूसरी पर अलग। अब देखो पहली पर कितना लगेगा, पहली कितने की थी मशीनरी, 4.5 लाख रुपए की मशीनरी थी, मशीनरी क्या फर्नीचर था, 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। पर हमने ये कब खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 6 महीने चला है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो भी कितने समय का लगेगा भैया, 6 महीने का ही लगेगा, जाहिर सी बात है। जो दूसरी मशीनरी है फर्नीचर है जिसको हमने 3 लाख रुपए में खरीदा, पर ये हमने कब खरीदा था, 1 मार्च को खरीदा, तो 3 लाख रुपए का है और हमने खरीदा 1 मार्च को, यानी 1 तारीख से लेके 31 मार्च को तो खाते ही बंद हो गए, तो ये चला सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कितने समय का, 1 महीने का। तो चलो निकाल लेते हैं, देखो 4.5 लाख इंटू का 15% हो गया और इसका आधा कर देते हैं अपन, 6 महीने का मतलब हो गया, तो 33,750 33,750 आपका जो है ये पहले मशीनरी पहला फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है और दूसरे का मूल्यह्रास है 3 लाख का 15% और ये आ जाएगा आपका 1 महीने का, तो इसका मूल्यह्रास आ जाएगा 3750। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब हमें डेप्रिसिएशन यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो बस बैलेंस आ जाएगा, आप क्या निकाल लो, बाय बैलेंस निकाल लो। और जब भी हम मूल्यह्रास अलग खाते में निकालते हैं तो भैया यहाँ पर बैलेंस जो होता है ना वो बिल्कुल सेम ही चलता रहता है, 4.5 लाख रुपए की मशीनरी 4.5 की रहेगी और 3 लाख रुपए की 3 लाख की रहेगी। हमारे को तो बस फॉर्मेलिटी करनी है, यहाँ पर खाता क्या करना है, बंद करना है बस। ये देखो डबल लाइन कर देते हैं और इसको कर देते हैं भैया बंद यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7,50,000 और यहाँ पे क्या कर देंगे 7,50,000। अब अपन इस खाते को भी बंद कर देते हैं। इस खाते को भी बंद करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, इसकी टोटल लगानी पड़ेगी। तो ये ले भैया हम लगा देते हैं क्या, इसकी टोटल प्लस 33,750, तो यहाँ पर आ जाएगा 37,500, इधर भी लिख देंगे 37,500 और यहाँ भी लिख देंगे 37,500 और ये आ जाएगा भैया आपका 2 बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, डेट आपकी वही आ जाएगी 31 मार्च 2015 और ये खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों अकाउंट हमने क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। अब हमें क्या करना है, दोनों खातों को अगले साल लेके जाना है। अब अगले साल लेके जाएंगे तो इसका बैलेंस तो कहाँ उतरेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो निकाल देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा भैया आपका 1 अप्रैल आ जाएगा भैया 2015 और बाय बैलेंस BD। मैं अलग अलग ही लिखना पसंद करता हूँ, मुझे सही लगता है अलग अलग लिखना, ताकि आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है हमारे को ढूंढने में। चाहूँ तो मैं 37,500 सीधा लिख सकता हूँ, पर फिर भी मैं दोनों को क्या करूँगा, अलग अलग लिखूंगा। ठीक है ना, सही रहेगा, उससे आगे हमें आसानी रहेगी। ऐसे ही हमने इसका जो बैलेंस निकाला, ये बैलेंस किधर उतरेगा, ये इधर उतरेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पर उतारूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल, मैंने यहाँ पर दिसंबर क्यों लिख दिया भैया, एक तो ये RBS वाले क्वेश्चनों में दिसंबर इतना आता है कि मेरे वो दिसंबर रट जाता है, और जबकि दिसंबर नहीं है, ईयर एंड इस क्वेश्चन में ईयर एंड कब दे रखा है, 31 मार्च दे रखा है। तो ये आ जाएगा भैया 2015, यहाँ पर आ जाएगा भैया 2 बैलेंस। अब इसका बैलेंस तो एक साथ ही लिख देता हूँ यार, क्या 7.5 लाख। ठीक है, अब भैया दूसरे साल कुछ हुआ क्या, आगे पढ़ते हैं। 1 जुलाई 2016 को क्या करा इसने, एक मशीनरी बेची। तो 1 जुलाई 2016 क्या इस साल में आ रहा है क्या, नहीं, ये साल तो कब खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 को खत्म हो जाएगा।
और जुलाई जो है वो मार्च के बाद आएगा, जाहिर सी बात है। तो इस साल कुछ भी नहीं हुआ है, इस साल हमें क्या लगाना है, बस डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं हम तो चलो ठीक है, आ जाओ डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन तो आपको पता है, इस दूसरे अकाउंट जो हमने बनाया है, इस दूसरे वाले अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लगेगा, आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आ जाते हैं 2016 31 मार्च, क्या आ जाएगा भैया, बाय डेप्रिसिएशन। ऊपर तो हमने बैलेंस लिखा है, पिछले साल का बैलेंस उतारा है, अब इस साल हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो भैया डेप्रिसिएशन देखो, पहली मशीनरी पर भी लगेगा और दूसरी मशीनरी पर लगेगा। अब यहाँ पर जो बात है वो ध्यान देने वाली ये है कि हमें किस मेथड से लगाना है डेप्रिसिएशन। हमें ये बोल रहा है कि आपको क्रमागत पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाना है। अब क्रमागत पद्धति और आपकी सीधी रेखा पद्धति में फर्क क्या है। सीधी रेखा पद्धति में जो हमेशा हर साल जब भी मूल्यह्रास की गणना की जाती है ना, तो वो हमेशा उसके क्रय मूल्य पर की जाती है। ये देखो, ये जो क्रय मूल्य है ना, इस क्रय मूल्य पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है हर साल। जैसे मान लो पहली मशीनरी है, पहले साल भी 4.5 लाख रुपए पर मूल्यह्रास की गणना करी, दूसरे साल भी 4.5 लाख रुपए पर मूल्यह्रास की गणना करेंगे, तीसरे साल भी वैसे ही करेंगे, चौथे साल भी वैसे ही करेंगे। पर जो क्रमागत लेखा पद्धति है ना, वो क्रमागत लेखा पद्धति में ऐसे मूल्यह्रास की गणना नहीं की जाती, बैलेंस पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। बैलेंस का मतलब क्या हो गया, बैलेंस का मतलब हो गया कि जो मशीनरी का मूल्य है, उस मूल्य में से मैं क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन घटा दूंगा। घटाने के बाद जो प्राइस आएगी ना, उस पर मैं क्या लगाऊंगा, मूल्यह्रास लगाऊंगा। तो देखो, एक तरीके से जो पहली मशीनरी है वो हमने कितने की खरीदी थी, 4.5 लाख रुपए की खरीदी थी। और इस पहली मशीनरी पे पहले साल हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 33,750 डेप्रिसिएशन लगाया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा 33,750। तो देखो 4.5 लाख माइनस 33,750, तो ये आपका मशीनरी 16,250 रह गई है इस साल। तो अब मैं 15% किसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, ना कि 4.5 लाख का 15% निकालूंगा, ठीक है ना, का 15%, ठीक है, का 15% अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा भैया 62,437। 0.5 भी है पर मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चले भैया, यहाँ पर बोलिए, समझ में आई है ये बात ना। यहाँ पर जो WDV मेथड है, यानी जो हमारा क्रमागत मूल्यह्रास की जो विधि है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हर साल जब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो मशीनरी का मूल्य आता है, उस पर हम मूल्यह्रास की गणना करेंगे, ना कि उसके क्रय मूल्य पर हम मूल्यह्रास की गणना करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी मशीनरी का भी करेंगे। दूसरी मशीनरी हमने फिर बार बार मशीनरी बोल रहा हूँ मैं यार, देखो तुम मैनेज कर लेना, यहाँ पर मशीनरी नहीं है, फर्नीचर है। तो जो दूसरा फर्नीचर है वो हमने कितने का खरीदा था मेरे दोस्तों, यहाँ पर 3 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था, और 3 लाख रुपए पे अपन ने कितना मूल्यह्रास लगाया था, 3,750। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा 3,750। तो यहाँ पर 3 लाख में से 3,750 अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2,96,250। ये मशीनरी का मूल्य आ गया इस साल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मूल्यह्रास की जो गणना करूंगा ना, वो इस मूल्य पर करूंगा, इस पर मैं निकाल लूंगा भैया 15%। तो भैया कितना आ जाएगा, इसका निकालू भैया 15%, तो ये आ रहा है 4,4,438। यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, ठीक है ना। तो चले भैया जोड़ देते हैं इसको, 62,437 प्लस 4,4,438, तो ये कुल मिला के हो रहा है आपका 1,06,875। इस साल क्या लगाया है हमने, मूल्यह्रास लगाया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ये हो गया काम। चले भैया, इस साल का मूल्यह्रास निकाल दिया, अब क्या करना है, अब तो बैलेंस निकालना है बस, और क्या करेंगे। तो देखो बैलेंस निकाल लेते हैं हम इसका, इसकी लगाते हैं भैया टोटल, और टोटल लगाएंगे और इधर भी क्या लिख देंगे, टोटल। अभी देखो, अभी अपन जब बैलेंस निकालेंगे ना, क्लोजिंग बैलेंस, तब कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इतने सीधे क्वेश्चन मत समझ लेना इनको, बहुत टेढ़े क्वेश्चन है, परेशान कर देंगे तुमको, है ना, जहर है जहर, ठीक है। 375, इधर भी अपन लिख देंगे 1,44,375। अब देखो जो बैलेंस लिख रहा है ना, वो बैलेंस कैसे लिखेंगे, देखो जरा समझना। यहाँ पर अपन यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 31 मार्च, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2016। अब अपन क्या लिखेंगे, देखो फिर मैंने यहाँ पर बाय लिख दिया, आ जाएगा भैया टू बैलेंस BD। यहाँ पर पहली और दूसरी दोनों का क्या है, मैं अलग अलग निकालूंगा ताकि हमारे को गणना करने में आसानी रहेगी। तो देखो पहले वाली पर पिछले साल का बैलेंस कितना था, 33,750 था,
और दूसरे वाले का पिछले साल का कितना था 3750। अब हम क्या करते हैं, इस साल जो लगाया ना हमने वो क्या कर देते हैं, इनमें जोड़ देते हैं 437 और यहाँ का आ जाएगा भैया 44438, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखो मैं जोड़ देता हूँ 33750 प्लस 62,437, तो ये चला जाएगा मेरे दोस्तों 96,187। दूसरे का देख लेते हैं, 3750 पहले लगाया था, 44438 बाद में लगाया, तो ये आ जाएगा 48,188। यानी पहली मशीनरी का पहले साल का और इस साल का दोनों जोड़ देंगे, दूसरी मशीनरी का पहले साल का और इस साल का दोनों जोड़ देंगे। टोटल लगा के बता देता हूँ आपको कि भैया बराबर आ रही है या नहीं आ रही। दोनों की टोटल लगा दी 1,44,375 आ रही है। चाहे तो आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल लेंगे, पर फिर अलग अलग नहीं आएगा, हमें दोनों मशीनरी को अलग अलग देखना है। आगे जब हम बेचेंगे ना मशीनरी को, तब आपको ये अलग अलग, पहले से स्टार्टिंग से जब आप अलग अलग दिखाएंगे ना, तो उसका फायदा आपको बाद में मिलेगा जब आप मशीनरी बेचेंगे तब। तो ये वाला अकाउंट तो क्लोज कर दिया हमने, ये वाला अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। इसको क्या क्लोज करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। इसको तो सीधे अपन लिख लेंगे 2016, यहाँ पर आ जाएगा क्या 31 मार्च, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय, ये तो था आपका बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस, और आपका निकल जाएगा भैया बाय बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पर वही लिख देते हैं अपन, तो 7.5 लाख ये आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो अब मैं क्या ही बोलूँ अब। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन जो है ना ये हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं भैया, थोड़े टफ कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाते हैं ये। तो चलो ये साल भी खत्म हो गया, अब हमारे को क्या करना है, बैलेंस उतार देते हैं। तो इसका भी बैलेंस उतार ही देते हैं, लगे हाथ ये वाला क्वेश्चन करे तो ये है भैया आपका क्लोजिंग बैलेंस, तो ये उतरेगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलो भैया यहाँ पर आ जाएगा भैया फिर से 1 अप्रैल, और ये आ गया भैया 2016, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका 7.5 लाख रुपए का। ठीक है, इसका तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब आगे आ जाते हैं, देखो मशीनरी वाले, ये आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला है इसका भी लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा भैया 1 अप्रैल 2016, आ जाएगा क्या बाय, यहाँ पर आ जाएगा भैया बैलेंस बीडी। अच्छा मैंने यहाँ पर देखो गलत लिख दिया है ना, ये बीडी और सीडी से ही पता चलता है कि ओपनिंग कौन सा है क्लोजिंग कौन सा है। तो ये सीडी है, ये क्लोजिंग बैलेंस था, ये अब हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया है। हम यहाँ पर अलग अलग दिखाएंगे, देखो पहली को अलग दिखाएंगे और दूसरी को अलग दिखाएंगे। पहली है आपकी 96,187 पहली पर, अब तक डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं ये। दूसरे का हो जाएगा 48,188, ये अपन ने दूसरी पर अब तक डेप्रिसिएशन लगाया। अब इस साल हुआ क्या, देखो इस साल एक कांड हो गया। क्या कांड हो गया, इस साल हमने 1 जुलाई 2016 को हमने जो पहली आपकी मशीनरी थी जो कि हमने 2014 में परचेस करी थी, उसे हमने बेच दिया है मेरे दोस्तों 2,25,000 रुपए में। अब क्या करना होता है, जैसा कि आपको पता है कि जब हम मशीनरी बेचते हैं तो 3 आइटम लिखते हैं। एक तो अपन क्या लिखते हैं भैया, बाय बैंक लिखते हैं, मशीनरी जितने बेची। एक लिखते हैं उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया, वो बाय डेप्रिसिएशन। और तीसरा हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ लिखते हैं, ये आपका मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है ना, हाँ मतलब फर्नीचर अकाउंट है, उस फर्नीचर अकाउंट में यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो एक तीसरा अकाउंट इसने बनवाया हमारे से, वो अकाउंट इसने कौन सा अकाउंट बनवाया हमारे से, ये अकाउंट बनाया फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट। अब ये अपन ने देखो ऐसे ही फोकट तो बनाया नहीं, अपन फोकट कोई भी काम नहीं करते। ये अकाउंट कब काम में आता है, ये अकाउंट निपटारा करने के काम आता है। जब जो मशीनरी हम बेचते हैं ना, तो बेचते वक्त उसका क्या करेंगे, हम निपटारा करेंगे। तो इस अकाउंट में क्या करेंगे, देखो इस अकाउंट में तुम्हारे को सबसे पहले, इसमें फर्नीचर की भी खूबियां हैं। तो फर्नीचर अगर अकाउंट, सिर्फ अगर फर्नीचर अकाउंट होता और हमने यहाँ पर 2 फर्नीचर खरीदे, बेच कौन सा रहे, पहला फर्नीचर, तो यहाँ पर सिर्फ कौन से फर्नीचर की डिटेल आएगी, पहले फर्नीचर की डिटेल आएगी। पहला फर्नीचर आपने कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 2014 को खरीदा था। अच्छा फर्नीचर सा अकाउंट है, तो खरीदते वक्त क्या कहता है, इधर लिखते हैं। तो आ जाएगा क्या आपका 2 फर्नीचर लिख देंगे हम। कितने का था वो फर्नीचर, 4.5 लाख रुपए का था। अब देखो बेचने वाली जितने भी आइटम है ना, वो हम मशीनरी मतलब फर्नीचर अकाउंट में ना कर कर बेचने की जो तीनों एंट्रियां हैं, वो तीनों एंट्रियां हम कहां पर कर देंगे, फर्नीचर डिस्पोजल में करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो जरा देखो। यहाँ पर ऐसा है कि ये जो मशीनरी है ना, मतलब ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर हमने बेचा तो कब है, ये बेच दिया हमने, क्वेश्चन निकालो, 1 जुलाई को बेच दिया। ठीक है,
फर्नीचर बेचा हमने 1 जुलाई को 2016 को, और हमारा साल कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2016। तो ये फर्नीचर कितने दिन और चल गया भैया, ये फर्नीचर कितने दिन और चला, यहां से लेके यहां तक, अप्रैल, मई, जून, और 1 जुलाई को तो बेच दिया। तो यहाँ पर 3 महीने ये फर्नीचर चला है, तो 3 महीने का मूल्यह्रास और निकालना पड़ेगा। इस 3 महीने का मूल्यह्रास का निकलेगा, मूल्यह्रास खाते के अंदर, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आएंगे, और यहाँ पर 1 जुलाई को 1 जुलाई को बेच देना, हाँ 1 जुलाई को अपन ने 2,25,000 रुपये में बेचा था। 1 जुलाई को हम इस पर क्या लगा देंगे भैया, मूल्यह्रास लगा देंगे। तो लिखेंगे भैया बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आपको पता ही है डेप्रिसिएशन आपको किस मूल्य पर लगाना है, डेप्रिसिएशन आपको लगाना है मशीनरी का जो मूल्य है उसमें से मूल्यह्रास घटाने के बाद। तो आपका जो पहली मशीनरी थी वो आपने कितनी की खरीदी थी, 4.5 लाख रुपए की खरीदी थी, और उस पर अब तक कितना मूल्यह्रास लगा चुके हैं अपन, इसीलिए अलग अलग लिखा था मैंने। अभी अगर दोनों को मिला के लिख देता तो हमें पता ही नहीं चलता, मैं दोनों मिला के माइनस कर देता, पर हमें को पहली मशीनरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मूल्यह्रास भी कौन सा माइनस होगा, पहली मशीनरी वाला ही मूल्यह्रास माइनस होगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे 1, ये देखो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो इसकी प्राइस है वो WDV प्राइस आ जाएगी, यानी मूल्यह्रास घटाने के बाद का मूल्य आ जाएगा इसका 3,53,813। ये मूल्यह्रास घटाने के बाद आ गया। यही तो है आपका WDV मेथड, जिसमें आपको जब मूल्यह्रास की गणना करते हैं तो उसके क्रय मूल्य पर नहीं करते हैं, क्रय मूल्य में से मूल्यह्रास घटाने के बाद जो प्राइस आती है उस पर हम गणना करते हैं अब इस साल के मूल्यह्रास की। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन निकल रहा है वो पहली मशीनरी का ही निकल रहा है, और कितना निकलेगा, 3,53,813 का 15% पर 3 महीने रही ना, तो 3 महीने का मूल्यह्रास लगा लेंगे, इंटू 15% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 13,268, 13,200 कुछ करके ये मूल्यह्रास निकल के आया इसका, कितने का, 3 महीने का मूल्यह्रास इसका ये निकल के आ चुका है। इसको हटा दो भैया, हटा दो, बिल्कुल हटा दो। अब क्या करने का है भैया, अब देखो क्योंकि इसके अंदर हमने यहाँ पर ये डिस्पोजल अकाउंट भी बनाया है ना, तो हम सारा का सारा जो निपटारा करने वाले हैं वो निपटारा किस में करने वाले हैं, इस डिस्पोजल अकाउंट में करने वाले हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट में निपटारा कैसे होगा वो देखो जरा। यहाँ पर क्या करेंगे, अपन ने कब बेचा, अपन ने बेचा ये भैया 1 जुलाई को, मई जून और यानी मार्च अप्रैल मई जून, और ठीक है 1 जुलाई 2016 को क्या करा हमने, बेच दिया। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक, कितने में बेच दिया भैया, 2,25,000 रुपये में हमने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। दूसरा मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको क्या लगते हैं, यहाँ पर बाय लिखते हैं डेप्रिसिएशन। तो मेरे दोस्तों ये जिसके अंदर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगता है, तो ये अकाउंट जब हम बनाते हैं ना, तो ये अकाउंट बनाने का अपन को फर्क क्या पड़ता है, अकाउंट बनाने का फर्क ये पड़ता है कि देखो मशीनरी का मूल्य हमने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट के अंदर कम नहीं करा है। यहाँ पर फर्नीचर है, देखो फर्नीचर कितने का था, 4.5 लाख रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा था हमारा। अगर हम फर्नीचर अकाउंट देखें तो आज भी हमारा फर्नीचर कितना है, 4.5 लाख रुपए का ही फर्नीचर है। फर्नीचर के मूल्य में हमने कमी नहीं करी है। तो हम जब मशीनरी बेचेंगे ना, जब उस फर्नीचर को बेचेंगे तो बेचते वक्त क्या करेंगे, हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करेंगे, हम तब उसमें से सारा का सारा उसका मूल्यह्रास कर देंगे, घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जितना भी मूल्यह्रास हमने अब तक पहली मशीनरी पर निकाला है वो सारा का सारा मूल्यह्रास हम कहाँ डाल देंगे, इसके डिस्पोजल अकाउंट में। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट, डेट डाल देंगे भैया 1 जुलाई 2016, और पहली जो मशीनरी थी ना, पहला जो फर्नीचर था ना, उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया है तो ये 26,187 जो इसका फर्नीचर है, जो इसका अब तक मूल्यह्रास लगाया है 2 सालों में वो है। और इस साल हमने ये और लगा दिया इसके ऊपर, है ना, 2 सालों का तो जोड़ ये पहले ही दे रखा है, ये 2 सालों का जोड़ है पहले ही, इस साल हमने और लगा दिया, तो इसमें जोड़ देंगे 13,268 इसके अंदर, 96,187 प्लस
13,268। तो कुल मिला के इस जो पहली मशीन, पहला जो फर्नीचर है उस पर हम 1,09,455 का डेप्रिसिएशन अब तक खरीदी से लेके जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक हमने इतना डेप्रिसिएशन क्या करा है, इस पर लगा दिया है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर लिखा है फर्नीचर डिस्पोजल। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जाके कहाँ पर उतारेंगे, ये यहाँ से ये हटा देता हूँ, इसको हम फर्नीचर डिस्पोजल में क्या करेंगे भैया, डाल देंगे। डाले 1,01,09,455, 1,09,455 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे को काय की गणना करनी है, हमारे को करनी है भैया गणना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट फर्नीचर। फर्स्ट फर्नीचर को बेचने प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखो, जो फर्नीचर का मूल्य है यानी जो प्राइस है फर्नीचर की वो कितनी थी, 4.5 लाख रुपए की थी। उस पर हम माइनस कर देंगे, उस पर हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया अब तक, 1,09,455 का मूल्यह्रास लगा दिया, 1,09,455 का लगा दिया मूल्यह्रास। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4.5 लाख में 1,09,455 का मूल्यह्रास घटा देता हूँ, तो मशीनरी का मूल्य आ रहा है 3,40,545। ये मशीनरी की क्या है, प्राइस है। पर हमने इसको बेच कितने में दिया, हमने तो इसको बेच दिया 2,25,000 रुपए में, यानी हमने इसको कम में बेच दिया भैया। कितना कम में बेच दिया, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा भैया 1,15,545 का क्या हो गया भैया, आपको लॉस हो गया सीधा। तो अपन क्या करते हैं, लॉस भी इधर लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट लिख देना भैया इसके अंदर। और कितना आया था, 1,15,545, खत्म। ये अकाउंट बनाया ही किस लिए गया था, जो हमारा हमने मशीनरी बेची है उसका निपटारा करने के लिए अकाउंट बनाया था। निपटारा कर दिया हमने, 3 एंट्रियां होती है, आपको बताया था मशीनरी बेचने पर या कोई मशीनरी या फर्नीचर संपत्ति बेचने पर। तो इधर की टोटल भी कितनी आ रही है, 4.5 लाख, और इधर की टोटल भी कितनी आ रही है, 4.5 लाख। कोई बैलेंस निकलेगा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, और ये तो अकाउंट हो गया यहीं पर बना और यहीं पर ही क्या हो गया, खत्म। पर ऊपर के तो बाकी हैं अभी। ऊपर देखो, यहाँ पर हमें मशीनरी अकाउंट आ जाओ, और मशीनरी अकाउंट में क्या करना है, हमारे को ये मशीनरी हटानी पड़ेगी, क्योंकि मशीनरी अगर ये हमने बेच दी ना तो इस मशीनरी को इस अकाउंट में से क्या कर देंगे भैया, हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1 जुलाई 2016, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर 4.5 लाख रुपए लिख के, और 4.5 लाख रुपए जैसे अपन लिखेंगे तो यहाँ से मशीनरी क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी मशीनरी हो जाएगी भैया खत्म। अब क्या, अब बच गई आपकी मशीनरी। अब इसको क्लोज कर देते हैं, इसको इस साल को क्लोज कर देते हैं अब, ठीक है ना। ये अपन लगाते हैं भैया टोटल, ये बच गया भैया आपका 7.5 लाख। इधर भी लिखेंगे क्या, 7.5 लाख। अब 7.5 लाख अगर मैं माइनस करूंगा तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा भैया, बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। ये बता रहा है कि हमारे पास में अब 3 लाख रुपए की मशीनरी है। तो देखो ना, हाँ पहली मशीनरी थी 4.5 की, दूसरी मशीनरी थी 3 की, तो पहली वाली तो हमने क्या करी, बेच दी, बच गई कितनी, 3 लाख रुपए, बता रहा है ये 3 लाख रुपए यहाँ पर। और ये बैलेंस कब का है, ये बैलेंस अभी है 31 मार्च 2017 का। ठीक है, 2 अकाउंट क्लोज कर चुके। अब इसको भी क्लोज करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज ऐसे नहीं होगा, अब हम आएंगे साल के आखिर में, और हमारा जो बच गया है ना, दूसरी वाली जो फर्नीचर हमारा बच गया है, उस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 2017, यहाँ पर आ जाएगा क्या 31 मार्च, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। ऊपर तो डेप्रिसिएशन अपन ने 1 जुलाई को लगाया था, वो जो मशीनरी बेची थी तब। अब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 31 मार्च को, जो मशीनरी हमारे पास में, जो फर्नीचर हमारे पास में बच गया है उस पर। फिर से प्राइस कौन सी लें, तो भैया प्राइस लोगे आप मूल्यह्रास घटाने के बाद। तो जो आपने दूसरी मशीनरी परचेस करी थी 3 लाख रुपए की, उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 48,188 डेप्रिसिएशन उस पर अब तक लग चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 लाख में से 48,188 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2,51,000, 51 ढंग से लिखता हूँ, 5 ढंग से नहीं लिखा हुआ है, 8 लग रहा है, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। 2,51,812 पर मूल्यह्रास लगेगा। तो 2,51,212 का 15%, अच्छा ये तो पूरे साल ही रही है,
तो इस पर तो सीधे सीधे क्या निकाल लेंगे अपन, 15% निकाल लेंगे, जो वो निकल के आएगा मेरे दोस्तों 37,772। ठीक है, चले तो यहाँ पर बची हुआ जो हमारा फर्नीचर था उस पर हमने क्या निकाल लिया है, मूल्यह्रास यहाँ पर निकाल लिया है। अब तो क्या निकलेगा, बस टोटल लगेगी और इसका बैलेंस निकल जाएगा। तो चलो भैया टोटल लगा लेते हैं और बैलेंस निकाल देते हैं। तो ये भैया कितना होगा, ये देखो टोटल लगाते हैं अपन पहले क्रेडिट साइड की, 96,187 प्लस 48,188 प्लस आ जाएगा 1213,268 प्लस आ जाएगा 3/7 और 2, 1,95,415, 1,95,415। इसमें से अब मैं माइनस कर दूंगा 1,09,455, तो आपका निकल के आ जाएगा भैया 85,960। ये आ जाएगा भैया आपका टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ये आपका निकल के आ गया है भैया 31 मार्च को 2017 को, यानी ये वो बैलेंस है, यानी ये वो राशि है, ये मूल्यह्रास की राशि है। टोटल अब तक दूसरी जो मशीनरी पर हमने मूल्यह्रास निकाला है वो यहाँ पर निकल के आ जाता है। आंसर चेक करवाऊँ क्या, करवा देते हैं यार, तुम कह रहे हो तो यहाँ पर फर्नीचर के विक्रय पर हानि 1,15,546, तो हानि अपन ने कहाँ लिखी थी, यहाँ पर 1,15,546 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को राउंड ऑफ करा था ना, इस कारण से ये 1 रुपये का फर्क आ रहा है, बाकी बिल्कुल सही है। और 31/3/2015 को ह्रास पर प्रावधान खाते का शेष है 89,959, 89,959। ये देखो यहाँ बढ़ गया वो 1 रुपया, 1 रुपया वहाँ कम हो गया ना, वो 1 रुपया यहाँ बढ़ गया क्योंकि अपन ने राउंड ऑफ करा था इसलिए। तो देख लो मेरे दोस्तों, हमने यहाँ पर एक और अकाउंट कंप्लीट कर लिया जिसमें फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट बनाना देखा, WDV मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना देखा, और हमने यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट बना दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एक्चुअली, थोड़ा क्या मैं तो मानूंगा कि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार करना पड़ेगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो आप दोबारा देखें, फिर समझ में नहीं आ रहा तीसरी बार देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताओ कि समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से इसको दोबारा से करके बता दूंगा। तो मेरे दोस्तों जब तक के लिए क्या करते रहो मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो आगे, ठीक है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भूल जाओगे ये सारी की सारी चीज़ें। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।